Hey guys, welcome to Only Civil School. I hope you are doing well. तो गाइस विजन का जो कल मंथली करंट अफेयर है उसको हम कवर कर रहे हैं, समराइज करते हुए चल रहे हैं। ये तीसरा वीडियो है। ये आपके प्रीलिम्स 2022 और मेंस 2021 के लिए वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये इंटरनेशनल रिलेशंस की बात कर रहे हैं, IR का पार्ट है, जिसे आज हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं 50 ईयर्स ऑफ इंडो सोवियत पार्ट ट्रीटी की बात कि भारत और रशिया के बीच में 50 साल कंप्लीट हो चुके हैं एक ट्रीटी होने के बाद। ठीक है, तो मेंस के पर्सपेक्टिव से मैं वो चीज़ें, वो पॉइंट्स जो क्या एडवांटेज है, क्या सिग्निफिकेंस है स्ट्रैटेजिक तरीके से या फाइनेंशियल इंक्लूजन के तरीके से, वो इसमें कवर करते हुए चलेंगे। तो हम बात कर रहे हैं कि 50 ईयर्स कंप्लीट कर चुके हैं इंडिया सोवियत ट्रीटी का। एक पीस ऑफ फ्रेंडशिप कोऑपरेशन ट्रीटी हुआ था 1971 में। कब? 1971 में ये ट्रीटी सेलिब्रेट हुआ था भारत और रशिया के बीच में। आप देख सकते हो रशिया इज ए बिग पार्ट ऑफ एंड इंडिया इज ऑल्सो देयर। ठीक है, तो इंडिया और रशिया के बीच में 1971 में ट्रीटी क्या हुआ था? साइन हुआ था। इस ट्रीटी में एक्चुअल में क्या क्या रखा गया था, इसके फीचर्स क्या थे? सबसे पहली बात, इसमें पीस को प्रायोरिटी पर रखा गया था कि ट्रीटी ने डिक्लेयर किया था कि वी विल एंड्योरिंग पीस एंड फ्रेंडशिप। हम ये एंड्योर करेंगे क्या क्या? पीस एंड फ्रेंडशिप को। किसके बीच में? दोनों कंट्रियों के बीच में पीस, शांति अच्छी तरीके से बनी रहेगी। उसके बाद दीज पार्टी शैल रिस्पेक्ट ईच अदर विद इंडिपेंडेंस, सॉवरेनिटी एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी। ये सारे जो है वर्ड सॉवरेनिटी है, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है, तो दीज आर वर्किंग ऑन दिस ट्रीटी। एंड द ट्रीटी डिक्लेयर्स डिटर्मिनेशन हॉल्ट द आर्म्स रेस एंड टू अचीव जनरल एंड कंप्लीट डिसआर्मामेंट। तो ये क्या करेगी? एक हॉल्ट करके रखेगी आर्म्स को। आर्म्स का जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट है, रसिया से कितने आर्म्स लेना है, क्या लेना है, क्या नहीं लेगा, और उस अचीवमेंट को एक कंप्लीट वे में कंप्लीट करेगी। दूसरी चीज़ थी फ्रेंडशिप। फ्रेंडशिप क्या थी? तो द ट्रीटी इज गाइडेड बाय द लॉयल्टी एंड लॉफ्टी आइडियल ऑफ इक्वलिटी ऑफ ऑल पीपल्स एंड नेशंस। किस पे? इक्वलिटी ऑफ ऑल पीपल्स एंड नेशंस पे डिपेंड थी ट्रीटी। एंड कंडम किया गया कॉलोनाइजिंग को। इस ट्रीटी के दौरान सबसे बड़ी बात क्या है कि जो कॉलोनाइजेशन था, जो कॉलोनाइजेशन का दौर था, उसको क्या है, उसकी निंदा हुई। द ट्रीटी एम्स टू मेंटेन रेगुलर कॉन्टैक्ट। तो ट्रीटी ने मेंटेन किया कि भैया हमारे जो रेगुलर कॉन्टैक्ट हैं वो बराबर लगातार बने रहें। एंड वी विल फाइंड आउट द इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स दे अफेक्ट द बोथ कंट्रीज। तो उन चीज़ों को भी क्या है, सॉर्ट आउट करते हुए हम निकलेंगे। ठीक है, तीसरा था कॉपरेशन। कॉपरेशन क्या था? ट्रीटी ने एक बाइंडिंग थॉट डाला कि दो पार्टीज हैं, दे कैन नॉट abstain फ्रॉम प्रोवाइडिंग एनी असिस्टेंट टू एनी थर्ड पार्टी। यानी कि ये क्या है, दोनों पार्टी आपस में एक दूसरे के लिए असिस्ट करेंगी, बाइंड है इस बात के लिए, बट दे कैन नॉट प्रोवाइड असिस्टेंट टू द एनी थर्ड पार्टी। वो किसी तीसरी पार्टी को असिस्ट नहीं करेंगी, ना ही किसी भी आर्म कन्फ्लिक्ट में या किसी भी अदर पार्टी के साथ इंगेज होंगी। जिस समय अभी थोड़ा आप देख सकते हैं यूएसए के साथ इंडिया थोड़ा सा मूव कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट था इकोनॉमिक एंड साइंटिफिक जो था, इकोनॉमिकली और साइंटिफिकली कोऑपरेशन दोनों के बीच में, टेक्नोलॉजी की कोऑपरेशन भी इन्वॉल्व हुआ। ये भी एक असेट था, अटैच किया गया, एक इम्पोर्टेंस के था। आफ्टर दैट सबसे बड़ा जो कम्युनिकेशन था कि दे हैव कॉम्प्रेहेंसिव cooperations in these fields and they will expand trade, transport, communications between them on the basis of principle of equality and mutual benefit। तो ये सारी चीज़ें जो कॉपरेशन था, कम्युनिकेशन था, या जो एक्सपेंड करना था ट्रेड को, ये किसके बेसिस पे हुई? प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी एंड म्यूचुअल बेनिफिट्स के बेस पे। सिग्निफिकेंस क्या रहा है इस ट्रीटी का, ये समझो। ये मेंस में पूछा सकता है कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ इंडो सोवियत ट्रीटी विच इज ऑर्गेनाइज इन 1971। तो सिग्निफिकेंस था दोस्तों, अपहोल्ड प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। इन्होंने जो ऑटोनॉमी है उसको अपहोल्ड किया, जो प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रेटेजिक है। इट वाज नॉट ए मिलिट्री अलायंस, इट इज़ नॉट ओनली ए मिलिट्री अलायंस। ये सिर्फ एक मिलिट्री अलायंस तो नहीं था। कॉन्ट्रेरी बेस पे देखा जाए, इंडिया का जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है, इट विल डिपेंड ऑन दिस ट्रीटी। दूसरा था इंटरनेशनल पैक्ट। अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट ये देखा गया जो ट्रीटी है दैट इज मोस्ट कॉन्सिक्वेंशियल इंटरनेशनल पैक्ट एंटर्ड इनटू बाय इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस। इंटरनेशनल पैक्ट को भी इसमें तवज्जो दिया गया। तीसरा था कन्वर्जेंस ऑफ इंटरेस्ट, कि आपका कन्वर्जेंस ऑफ इंटरेस्ट एक्चुअल में क्या है।
ट्रीटी ने सिम्बलाइज किया कि दे हैव अलाइनमेंट ऑफ इंटरेस्ट इन द फेस ऑफ रीजनल एंड इंटरनेशनल चैलेंजेस। जो रीजनल और इंटरनेशनल चैलेंजेस हैं दे कैन अलाइन एंड दे कैन sub out all these things, and it will symbolize an extraordinary convergence of national interest. So next thing, the contemporary significance, what is the contemporary significance behind this treaty? The treaty was a historical importance and it will conclude an era. So it is geopolitically, it is very important for India and Russia, and geopolitically it is very enduring, and it is a valuable and reflected the close partnership between India and Russia, and it will highly characterized as special and privileged strategic partnership between the 21st century. So these all things are significant of this treaty. Uphold principle of a strategic autonomy. Second is international pact. Third one is convergence of interest. Fourth one is contemporary significance. You can see the third angle. What is the strategic importance of India-Russia relation? You can see here. तो डिफेंस पार्टनरशिप था, स्ट्रेटेजिक इंपोर्टेंस की बात करें, डिफेंस पार्टनरशिप थी, द डिफेंस टाइज आर वन ऑफ द हाईली इन्फ्लुएंशियल, क्योंकि मेन चीज़ थी कि हम डिफेंस के आर्मामेंट बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहे थे इसके साथ रशिया से एट दैट टाइम 1970 के बाद 2002 डिकेड तक. तो दीज रिलेशन आर रेस्ट ऑन थ्री फीचर्स. फर्स्ट वन टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, क्योंकि रशिया इज प्रोवाइड द टेक्नोलॉजी इज हाईली रिलेंट एंड जॉइंट डेवलपमेंट एंड मार्केटिंग एंड सेलिंग एंड ऑल्सो द एक्सपोर्ट ऑफ इक्विपमेंट. जैसे रिसेंटली आप देख सकते हो हमने S400 जो है वो कहाँ से, रशिया से अभी परचेज किया है. कुछ और मेजर थे, जैसे डिफेंस कोलैबोरेशन हुआ इंडिया रशिया के बीच में, जस्ट लाइक ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल प्रोग्राम था, सुकोई Su-30 था एंड टैक्टिकल ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट. तो दीज आर मेजर डिफेंस कोलैबोरेशन बिटवीन द इंडिया एंड रशिया गाइस. ये तो हुआ आपका स्ट्रेटेजिक. अब देखते हैं इकोनॉमिक रिलेशंस पे क्या है. इकोनॉमिक रिलेशंस, तो इकोनॉमिक रिलेशंस है एक इम्पोर्टेंट प्लेयर है किसी भी कंट्री, किसी भी दो कंट्री के बीच में. तो इट इज द रिलेशन बिटवीन द टू कंट्रीज, येट देयर रिमेन्स ए लॉट ऑफ स्कोप टू इम्प्रूव इट. इंडिया एंड रशिया आर एक्सप्लोरिंग वेरियस वेज फॉर एनहेंसिंग बायलैटरल ट्रेड. तो इकोनॉमिक रिलेशंस इज द बेसिक एंड इज द बेस एंड द फाउंडेशन मैच बिटवीन टू कंट्रीज. तो बिना इकोनॉमिक रिलेशंस के यू कैन नॉट टाई, यू कैन नॉट ट्रेड, you cannot bilateral trades and other relations engaged between two countries. So now economic relation is very high priorities. Third one is energy security. तो एनर्जी जो सेक्टर है रशिया का, इट इज़ वेरी हाईली डेवलप्ड. जस्ट लाइक वी आर टॉकिंग अबाउट न्यूक्लियर रिएक्टर्स इन इंडिया अटैच्ड बाय द एनर्जी, अटैच्ड बाय द कुडनकुलम इन तमिलनाडु. तो कुडनकुलम रिएक्टर्स इन तमिलनाडु इज बिल्ट बाय रशिया, एंड कि वी विल सपोर्ट दिस एंड रशिया विल सपोर्ट अस. सो नाउ दैट रशिया और इंडिया का जो एक जॉइंट वेंचर हुआ कहाँ पर, कुडनकुलम में हुआ. कुडनकुलम न्यूक्लियर रिएक्टर है तमिलनाडु में. एंड वी एडॉप्ट द स्ट्रेटेजिक विजन इन न्यूक्लियर एनर्जी. हमने उनके विजन को समझा, ऑयल का ऑफरनेस समझा, गैस एंड इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी को समझा. सो दैट इज रशियाज अपॉर्चुनिटीज, सॉरी इंडियाज अपॉर्चुनिटीज फ्रॉम दीज सेक्टर्स, टॉकिंग अबाउट एनर्जी सेक्टर. नाउ यू कैन सी द फ्यूल सेक्टर ऑफ रशिया. तो फ्यूल सेक्टर लाइक सेकेलिन फर्स्ट, ये सेकेलिन फर्स्ट है, इससे सेक्टर ऑफ फ्यूल एंड एक्सटेंडिंग द सिविल न्यूक्लियर कॉपरेशन टू थर्ड कंट्रीज. वी आर कॉपरेट बिटवीन थर्ड कंट्रीज इंडिया, रशिया एंड बांग्लादेश. ठीक है. नेक्स्ट, स्पेस टेक्नोलॉजी. इंडिया एंड रशिया हैव ए 4 decade strong relation between the field of space. We are launching the other targeted rockets, launchers, satellites and other things. Like just we are talking about space technology, and then we are talking about Aryabhatta and Bhaskar. Aryabhatta and Bhaskar, the former Soviet Union, launched India's first two satellites. First one is Aryabhatta, second is Bhaskar. And we are improve the technology, cryogenic technology, to build heavy rockets. So Russia provide this cryogenic technology, guys. So you can quote here, you can answer this in the India-Russia relation between the two countries. Now talking about international standing. What is the international standing between Russia and India? India's bid for permanent seats in UNSC. So Russia has supported totally. Russia has supported India's bid for permanent seat in UNSC. But China has a veto on that permanent seat in UNSC. But Russia is support. So now favoring Indian entry to nuclear supplier group, that is NSG. So both countries coordinate with each other.
and various forms including BRICS, SCO, G20, RAC, and others. एंड नेक्स्ट है कल्चरल रिलेशन, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट है थ्रू प्रोग्राम्स लाइक नमस्ते रसिया भी एक प्रोग्राम एंगेज हुआ है, यू कैन सी इन न्यूज। द एजुकेशनल ब्रिलियंस है दोनों कंट्रीज के बीच में, लाइक जवाहरलाल नेहरू कल्चरल सेंटर एंड ऑल सो ऑन। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट कंटेम्प्रेरी इशूज कि कंटेम्प्रेरी इशूज क्या है। India Russia relation that remain close because of they have lost intensity of India Soviet relation, because reason is that India has declined relations between Russia at this time. So India has declined the relation with Russia at this time. So that is a lot of issue between the India and Russia. That is the contemporary at this time, because India shows the interest between the countries. So that is a decline. That is a little bit decline in India Russia relations. So now India's growing proximity to the United States at this time. First one is, and they are talking about proximity with United States of America related to defense partnerships. So these are a contemporary issue between this. You can see the bilateral trade comparison. Now you can see ये 2014 का ग्राफ है गाइस, इंडिया एंड यूएस का देखिए, इंडिया एंड रसिया का देखिए, एंड रसिया एंड चाइना का देखिए. So you can find out the some between relationship between the trade and other things. Next are the defense partnership. India has been recently diversified defense relation with US, Israel, and so on. So now you can see the data, like you can see, read out yourself. Second thing, India and US signed 4 foundational agreements. There is a highlighted issue at this time. You can see that first one is logistic agreement. Second is BICA, that is basic exchange and cooperation agreement. So you can ally with USA. Next है वन डायमेंशनल ट्रेड. ट्रेड जो है इस समय वन डायमेंशनल है, लाइक डिफेंस बेस्ड ट्रेड रह गया है. सो यू कैन सी दैट कंपैरिजन आप देख सकते हो डेटा को कि चाइना के साथ 89.7 बिलियन डॉलर का है, यूएसए के साथ 74.5 बिलियन डॉलर का है. सो यू कैन सी द नंबर ऑफ इशूज, हिंडर इंडिया रसिया ट्रेड एंड कनेक्टिविटी इशूज, डिस्टेंस इशूज, वीक बैंकिंग लिंक्स एंड अदर थिंग्स. अब रसिया कैसे अपनी फॉरेन पॉलिसी को चेंज कर रहा है. सो यू कैन सी द पोस्चर ऑफ दिस थिंग. रसिया एंगेज टुवर्ड्स पाकिस्तान. रसिया इन 2014 की बात करें, इसने पाकिस्तान को आर्म्स एम्बार्क किया. रसिया एंड पाकिस्तान कंडक्टेड ए मिलिट्री एक्सरसाइज इन सितंबर 2016 बिकॉज ऑफ इंडिया inclined with USA, so Russia support the Pakistan. And you can see all these factors raise concerns in India about India and Russia towards China. Russia at this time aligned with China. So increasing strategic military relation between Russia and China is highly impacted India-Russia relationship. So you can see that Russia has sold advanced military technology, military equipment, and all these things. And you can see that Russia endorsed the China One Belt One Road initiative. So you can quote the answers, you can quote these topics between the Russia and India questions. Now you can see next thing, power of Siberia, that is a big issue in India and Russia and China towards Taliban. Russia is showing inclination towards Taliban in Afghanistan. वो जबकि इंडिया कंटिन्यू कर रहा है कि भैया ये जो ग्रुप है, दिस इज मिलिटेंट, दिस इज unconstitutional, you can say like that, this is unwanted group, but Russia is supported to Taliban. So that is a big issue between the Russia and India. तो यू कैन सी नाउ दैट वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है कि फ्यूचर में क्या चीज़ें हैं जो कॉपरेशन ला सकते हैं इंडिया रसिया के बीच में. सो यू कैन सी एंड यू कैन नोट डाउन. फर्स्ट वन डाइवर्सिफाई एरियाज होने चाहिए कॉपरेशन के लिए कि भैया क्या क्या एरियाज हैं उनको डाइवर्सिफाई करो. जैसे इंडिया और रसिया के बीच में है, तो दे हैव क्लियरली डाइवर्सिफाई द कॉपरेशन बियॉन्ड एनर्जी एंड डिफेंस, जिसमें सिर्फ वी आर डिपेंड ऑन एनर्जी एंड डिफेंस. सो दे आर they will diversify because at this time energy and defense relationship remains weak and we have need active interventions to take advantage of policies like Make in India and other things. So you can see that and multilateral organizations and multilateral like BRICS, RIC, G20, East Asia Summit and SCO. So we have a need for cooperation in areas like counter terrorism, cyber security, Afghanistan conflict, outer space,
and climate change and environmental change and all these things, we will diversify in other things beyond the energy and defense, guys. So now India would to deal, and India will to take the soul of its relation with Russia, and we will prevent its pivot to Asia becoming a pivot to China, because we will some forward थिंग्स बिटवीन रसिया एंड इंडिया, कि रसिया को चाहिए कि वो पाइवेट करे एशिया की तरफ, ना कि सिर्फ ओनली चाइना की तरफ. एंड रिलेवेंस इन इंडो पैसिफिक रीजन, क्या है इसका रिलेवेंस? इंडिया के लिए बेनिफिट होगा क्लोजर कॉपरेशन रसिया के साथ अगर होता है, कहाँ पर? इंडो पैसिफिक में. बिकॉज रसिया का जो डेट्रेटिंग रिलेशन है विद यूएसए, दैट इज हाईली प्रोस्पेक्ट्स ऑफ सच ए मूव डिफिकल्ट, and the option of cooperating with India should be considered by the former superpower. So that is a relevance in Indo-Pacific region. And strengthening Eurasian presence, देख सकते हो जो प्रपोजल है रसिया का मोर एक्सटेंसिव है, that is very more extensive Eurasian partnership involving the Eurasian Economic Union like China, India, Pakistan and Iran. This should have used by India to strengthen its presence in Eurasia. So some kind of these regions you can improve, you can diversify your relation with Russia and India. So you can do that. They are both way forward, and you can write the conclusion, final conclusion between the Russia and India in 1971 treaty. So guys, I hope आप समझ रहे होंगे. Then you can conclude this. एक एक अगर word को पकड़ेंगे, so they will more take time. So you can approach this questions directly towards this. So now next chapter. Taliban control over Afghanistan, how and why? You can see that तालिबान ने सीज किया है पावर ऑफ अफगानिस्तान, क्योंकि यूएस ने विड्रॉल कर लिया, कैप्चर कर लिया है, सॉरी यूएस ने विड्रॉ किया है काबुल से. बैकग्राउंड क्या है आप पढ़ सकते हो एक बार, क्योंकि इतनी सारी डिटेल में जाएंगे, आप मोस्टली न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तो आपको पता ही होगा. ये 29 फरवरी 2020 में हुआ कि यूएस क्या करेगा, तालिबान के साथ एक साइन किया कि द एग्रीमेंट इन दोहा टू एंड द वॉर इन अफगानिस्तान, वो एंड कर देगा. तो बैकग्राउंड को आप पूरी तरीके से समझ सकते हो. अब समझना है कि गाइडिंग प्रिंसिपल क्या है यूएस अफगान डील के. देखो गारंटी ये थी कि दे प्रिवेंट द यूज ऑफ अफगान सॉइल बाय एनी इंटरनेशनल टेररिस्ट ग्रुप और इंडिविजुअल ग्रुप अगेंस्ट द सिक्योरिटी ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स एंड इट्स एलाइज. बट ऐसा हुआ नहीं, यूएस ने विड्रॉ कर लिया है. उन्होंने गारंटी दी कि कोई भी अफगान सॉइल पर कोई भी इंटरनेशनल टेररिस्ट होगा, कोई भी ऐसा ग्रुप होगा, इंडिविजुअल ग्रुप होगा, वो उसको उसकी सिक्योरिटी के अगेंस्ट नहीं जाएगा. बट ऐसा हो रहा है क्योंकि तालिबान कैप्चर द काबुल, तालिबान कैप्चर द अफगानिस्तान. सेकंड जो प्रिंसिपल था, 4 प्रिंसिपल हुए यूएस अफगान डील में. एक टाइमलाइन था विड्रॉ करने का कि यूएस हैड ए कोलिशन फोर्सेस फ्रॉम अफगानिस्तान, कि वो कोलेट कर लेगा और विड्रॉ कर लेगा अफगानिस्तान से. सो वो टाइम बाउंड मीटर है वो क्लियर हो गया और यूएस विड्रॉ कर गया. तीसरा था ए परमानेंट एंड कॉम्प्रेसिव सीज फायर होना चाहिए, वो भी हुआ बट ऐसा क्लियरिफाई नहीं हुआ क्योंकि तालिबान ने कैप्चर कर लिया है. एक पॉलिटिकल सेटलमेंट था जिसमें होना था कि इंट्रा अफगान डायलॉग एंड नेगोशिएट बिटवीन द तालिबान एंड अफगानिस्तान गवर्नमेंट. तो दीज आर 4 गाइडिंग प्रिंसिपल यूएस अफगान पीस डील. आप इसको कोट कर सकते हो. देखो तालिबान का दोस्त देखना चाहते हो आप देख सकते हो, वैसे एग्जाम पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट नहीं है. तालिबान का मतलब है स्टूडेंट्स, यानी कि पश्तो लैंग्वेज जो है, सॉरी पश्तो लैंग्वेज में इसको बोला जाता है तालिबान को स्टूडेंट मतलब छात्र. ये 1994 में इमर्ज हुआ और सदर्न अफगान सिटी में, ये जो कंधार है वहाँ पर क्या हुआ, उसके अराउंड ये इमर्ज होना शुरू हो गया. और बाकी की डिटेल भी आप यहाँ से पढ़ सकते हो. मैं बहुत ज़्यादा जाऊँगा, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो यू कैन रीड आउट यार. आप ये मैप भी देख सकते हो, मैं एक बार मैप को डिटेल कर देता हूँ. देखो दिस इज टोटली अफगानिस्तान. ये कंट्रोल कहाँ पर है, कैसा है, हाई मॉडरेशन कहाँ है, मिनिमल कहाँ है, तो ये आपका जो पूरा मैप है ये आपको शो करेगा. अफगानिस्तान की अगर आप देखोगे नॉर्थ ईस्ट में टोटली इधर चाइना है, चाइना नहीं है लेकिन तजाकिस्तान है, तजाकिस्तान के ऊपर चाइना है, उसके बाद उज्बेकिस्तान है, इधर इधर तुर्कमेनिस्तान है. तो सारा जो कंट्रोल है ये 2000 के आप देख सकते हो, उसका 2012 में ऐसा हुआ है. तो सारा मैप आप क्लियर है. अब समझो डेवलपमेंट क्या हुआ है तालिबान को टेक ओवर करने के बाद, क्योंकि ये आ सकता है कि तालिबान ने टेक ओवर किया है अफगानिस्तान को, देन व्हाट इज द डेवलपमेंट इन अफगानिस्तान. हमारा जो डेवलपमेंट हुआ है, इंडिया ने कंडक्ट किया ऑपरेशन देवी शक्ति. ऑपरेशन देवी शक्ति का मतलब था कि इंडिया वहाँ से जितने भी लोग फंसे हुए हैं अफगानिस्तान में, वहाँ से वो उनको इवैक्यूएट करेगा.
And India has evacuated more than 800 people, including its citizens and Afghan partners from Afghanistan. सेकंड था MEA का, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर जो है हमारी, वो मीटिंग करेगी तालिबान के साथ, कहाँ पर, दुआ में। इसका मतलब था कि एक मीटिंग होगी दुआ में, तो इट हैज़ फोकस ऑन सेफ्टी, सिक्योरिटी एंड अर्ली रिटर्न ऑफ इंडियन नेशनल स्टैंडर्ड इन अफगानिस्तान। इसका मीनिंग था ये कि भैया जो भी फंसे हुए हैं उनको वहाँ इजीली निकाल लेंगे, तालिबान उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं करेगा। उसके बाद था UN सिक्योरिटी काउंसिल एडॉप्ट करेगी एक रेजोल्यूशन एंड दे कंडमनिंग द डेडली अटैक्स इन अफगानिस्तान एंड रिक्वायरमेंट था कि तालिबान टू ऑनर देयर कमिटमेंट एंड दे हैड द लॉट ऑफ पीपल फ्रीली लीव अफगानिस्तान एंड रेज्ड कॉल्स फॉर कॉम्बैटिंग टेररिज्म एंड अपहोल्डिंग ह्यूमन राइट्स। UN सिक्योरिटी काउंसिल क्या करेगी, एक रेजोल्यूशन को एडॉप्ट कर लेगी दोस्तों, ठीक है। उसके बाद एक और डेवलपमेंट ये हुआ कि US ने नियरली करीब अपने $9.5 बिलियन के एसेट्स वहाँ पर फ्रीज कर दिए, जो अफगान में पड़े थे उन्होंने उठाए नहीं, क्योंकि उससे ज़्यादा खर्चा उनको वहाँ से उठाने में हो रहा था, इसलिए $9.5 बिलियन के एसेट्स US के वहाँ पर अफगानिस्तान में फ्रीज हो गए दोस्तों। अब एक और क्वेश्चन आता है कि डिड यू नो अबाउट द ऑपरेशन देवी शक्ति। तो ऑपरेशन देवी शक्ति वॉज नॉट इंडियाज फर्स्ट एक्सपीरियंस ऑफ रेस्क्यूइंग पीपल फ्रॉम कॉन्फ्लिक्ट जोन, दे आर डिफरेंट, दे आर वन ऑफ देम। फर्स्ट वन था ऑपरेशन सुकून हुआ 2006 में, जहाँ पर इंडियंस को कहाँ से, श्रीलंका और नेपाली सिटीजन्स को कहाँ पर एवेक्यूएट किया गया था, लेबनान से। तो ऑपरेशन सुकून 2006 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स एग्जाम। उसके बाद हुआ ऑपरेशन सेफ होमकमिंग 2011, यहाँ लीबिया से एवेक्यूएट किया गया। ऑपरेशन राहत 2015 में हुआ, यहाँ पर यमन से इंडियंस को क्या किया गया, एवेक्यूएट किया गया। कैसे याद रखना, ऑपरेशन सेफ होमकमिंग 2011 लीबिया से है, ऑपरेशन राहत 2015 यमन से है, ठीक है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव। अब समझो कंसर्न्स क्या है, द कंसर्न्स रिलेटेड टू टेक ओवर ऑफ अफगानिस्तान बाई तालिबान फॉर इंडिया। इंडिया के लिए क्या कंसर्न्स है ये समझो, सही है या गलत है। लिमिटेशंस ऑफ इंडियाज एग्जिस्टिंग अप्रोच, इंडिया हैज ऑलवेज सपोर्टेड एन अफगान लेड, अफगान ओन्ड एंड अफगान कंट्रोल्ड government, and this time the process for enduring peace and reconciliation in Afghanistan, there is involvement of active engagement with the elected Afghan government and isolation of Taliban regime. So the limitation of India वो एग्जिस्ट कर सकता है, इट्स ए लिमिटेशन ऑफ इंडियंस अप्रोच। तो हमारे कुछ अप्रोचेज हैं, हमारे कुछ लिमिटेशंस हैं, हम उसी चीज़ पे क्या करेंगे, तालिबान या अफगानिस्तान को अप्रोच कर सकते हैं। अब समझना इसलिए ज़रूरी है कि हम क्यों इतना ज़्यादा एडवांटेज या डिसएडवांटेज में हो सकते हैं। देखो हमारा बहुत सारा इन्वेस्टमेंट इंडिया का अफगानिस्तान में लगा हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि इंडिया ने असिस्ट किया हुआ है कंस्ट्रक्टिंग में, बहुत सारा पैसा है, अपग्रेड करने में, रीबिल्ड करने में, रीस्टोर उसकी बिल्डिंग्स को करने में, और बहुत सारे डिफरेंट टाइप के इंफ्रास्ट्रक्चर हैं। जैसे इंडिया ने अफगानिस्तान का जो पार्लियामेंट है काबुल में जो बन रहा है, उसमें क्या है, पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है, सलमा डैम को बनाने में, रिकंस्ट्रक्शन करने में है। अफगान इंडिया फ्रेंडशिप डैम जिसे बोला जाता है उसका नाम है सलमा डैम, याद रखने का। और इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन जो लाइन बन रही है इसको बोलते हैं पुल ए खुमरी, जो काबुल से लेके कहाँ पर, जिरांज दिलाराम रोड तक है, उसमें इन्वेस्टमेंट है इंडिया का। हाई इम्पैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में जो इंडिया है फाइनेंस कर रहा है, जैसे लाइक एजुकेशन सेक्टर है, हेल्थ है, वाटर मैनेजमेंट, गवर्नमेंट बिल्डिंग, सपोर्ट फैसिलिटीज़ वगैरह वगैरह में, सपोर्ट नहीं है, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज, एग्रीकल्चर, इरिगेशन एक्सेट्रा। तो देर इज ए लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन अफगानिस्तान बाई इंडिया। सेकेंड थिंग, ट्रांसफर ऑफ वेरियस ऑब्जेक्ट्स लाइक एम्बुलेंस, बसेस, बिस्किट्स, मेडिसिन, मिलिट्री व्हीकल्स एंड हेलीकॉप्टर्स etc, ये इंडिया ट्रांसफ़र करता है बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स कहाँ को, अफगानिस्तान को। लाइक यू कैन सी हेयर MI-25 एंड MI-35 जो है चॉपर्स, जो एयर फोर्स के लिए हैं, वो अफगानिस्तान को इंडिया ने दिए हैं। नेशनल एयरलाइंस जो बना है, मटेरियल्स फॉर सब्सटेंशन एंड ट्रांसमिशन लाइन है, मिलिट्री व्हीकल्स अफगान नेशनल आर्मी को दिए गए, एम्बुलेंस फॉर पब्लिक हॉस्पिटल्स के लिए हैं। तीसरा है पीपल टू पीपल एक्सचेंज हुआ इन द फॉर्म ऑफ ऑफर्स फॉर अफगान सिटीजन टू गेन नॉलेज एंड एक्सपीरियंस फॉर इंडिया, सो यू कैन रीड आउट हेयर। तो इतने सारा तो नहीं लिख रहे हैं, बहुत सारे पॉइंट्स को आप यहाँ से खुद के अकॉर्डिंग उठा सकते हो। हम बात कर रहे थे कि भैया
कंसर्न्स क्या है अफगानिस्तान का तालिबान के द्वारा इंडिया के लिए, सॉरी, तालिबान द्वारा इंडिया के लिए क्या क्या कंसर्न्स है। अगर ऐसा है तो रिवाइवल ऑफ टेररिज्म हो सकता है, क्योंकि अगर इस तरीके से तालिबान एक टेररिस्ट फंक्शंस की तरह देखा जाता है, रिवाइवल ऑफ टेररिज्म हो सकता है। इंडिया ये जो टेररिस्ट के फैक्शंस हैं, हक्कानी ग्रुप है लाइक, उसके थ्रेट को झेल सकता है, जो क्या है यूनाइटेड नेशंस ने डिजाइन किया हुआ है इस एंटिटीज को, कौन कौन से हैं। एंड हक्कानी ग्रुप जो है इज अ की मेंबर ऑफ द तालिबान। सो रिवाइवल ऑफ टेररिज्म वन ऑफ द की फीचर फ्रॉम द तालिबान्स। एंड सबसे बड़ी बात है कि दे कैन अटैक द अगेंस्ट इंडियन एसेट्स इंक्लूडिंग द इंडियन एम्बेसी है काबुल में, और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं वहाँ पर अटैक हो सकता है। सबसे बड़ी बात, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ गई है अफगानिस्तान में। सो दे आर ए टेरर ग्रुप एंड दे कैन द लाइक अलकायदा, इस्लामिक स्टेट एंड अदर, ये इन्वॉल्वमेंट रख सकते हैं। उसके बाद है थ्रेट टू फाइनेंशियल एंड स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट। जो इंडिया का पैसा लगा हुआ है वहाँ पर भी एक बहुत बड़ा थ्रेट है। क्या थ्रेट है समझो। ओवर द पास्ट ईयर्स हम देखा जाए तो इंडिया ने करीब करीब $3 बिलियन में क्या है, $3 बिलियन को वहाँ पर इन्वेस्ट किया हुआ है बहुत सारे प्रोजेक्ट में, जैसे कि मैंने ऊपर बताया था। ठीक है, तो ये भी एक थ्रेट है, फाइनेंशियल एंड स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट। ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप डायरेक्टली ये क्वेश्चन कोट कर सकते हो, लाइक थ्रेट टू फाइनेंशियल एंड स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट लाइक द, ये भी जो डेटा है इसको भी याद रखना चाहो तो रख सकते हो। Because Taliban has taken over not only pose a security threat to India's assets but also lays waste to India's effort। क्योंकि तालिबान के कैप्चर करने से जो चीज़ें पाकिस्तान अफगानिस्तान में होने वाली थी अब शायद वो डिले हो जाएंगी, हो सकता है स्टॉप हो जाए। सबसे बड़ी बात, चाइना और पाकिस्तान का जो इन्फ्लुएंस है वो बढ़ रहा है। तो द नेक्सस बिटवीन द तालिबान एंड द इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस ऑफ पाकिस्तान, they have raised concerns about Pakistan increasing influence in Afghanistan. So there are a lot of problems between India and Pakistan. So now तालिबान जो है एक तरीके से पाकिस्तान का बायां हाथ बोला जा सकता है, तो इस तरीके से इंडिया के लिए एक थ्रेट साबित हो सकता है। Perpetual regional instability, you can see that the Taliban has no single Afghan identity. They are heavily dependent on various factions like different region, tribes, interests and all the things. ह्यूमन राइट वॉल्यूशन इज ए बिग थिंग, जैसा कि यूएन ने बोला भी है। तो रूल ऑफ तालिबान है, इट इज टोटली अकम्पनीड बाय इरोजन इन वुमेन्स एंड माइनॉरिटी राइट्स। यानी कि एक तरीके से ये रेडिकल ग्रुप है, एक रेडिकलिज्म चलाता है, एक बहुत बड़ा कॉन्ट्राडिक्शन है, बहुत कंजर्वेटिव तरीके से होता है। लाइक ये विमेंस की इंस्टेबिलिटी को, माइनॉरिटी की इंस्टेबिलिटी को ये खत्म कर सकते हैं। यानी कि इट इज ए बिगेस्ट वन वॉलेशन फॉर ह्यूमन राइट्स। अब पॉलिसी जो ऑप्शंस हैं इंडिया के पास वो क्या क्या है अवेलेबल, ये समझो। ऑप्शंस क्या क्या है, उसके प्रोज और कॉन समझो, क्या फायदे हैं क्या नुकसान है। ये कह रहे हैं ऑप्शन अगर बैकिंग होती है, इट्स ओनली डेमोक्रेटिक इलेक्टेड गवर्नमेंट इन काबुल, उसका फायदा क्या है और नुकसान क्या है आप देख सकते हो। कि गवर्नमेंट अलाइन करेगी इंडिया के साथ, एक इंडियन इंटरेस्ट के साथ, एंड दे कैन एक्यूमुलेट गुडविल इफ तालिबान रूल फेल। सेकेंड थिंग है क्लैरिफाई जो होगा इंडिया का इंस्टांस, जो पॉसिबल ह्यूमैनिटेरियन इशूज हैं एसोसिएट कर रखा है, लाइक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ जाएगी पूरी तरीके से। अगर ऐसा नहीं होता है उसका यह है कि इंडिया अफगानिस्तान रिलेशन क्या होंगे, अब वो ख़त्म हो जाएंगे, तालिबान उसको पूरी तरीके से ख़त्म कर देगा। लाइक आप उसके पीछे हाथ देख सकते हो, चाइना, पाकिस्तान एंड अदर कंट्रीज। और सबसे बड़ी बात, हॉस्टाइल एक्शंस स्टार्ट हो जाएंगे अगेंस्ट इंडिया इंक्लूडिंग टेरर थ्रेट के साथ। यानी कि होगा क्या, जहाज, बसें, ये सारी चीज़ें अगवा करना शुरू हो जाएंगी, ये इसका नेगेटिव इम्पैक्ट है। एक्सरेट कॉन्टैक्ट विद द तालिबान, अगर ऐसा होता है तो इंडिया को इंश्योर होना पड़ेगा कि इंडिया पार्टिसिपेशन इन इंट्रा अफगान डायलॉग एंड नेगोशिएशंस एंड दे विल रीच इट और नॉट रीच इट। सेकेंड थिंग है कि जो प्लेटफॉर्म है इंडिया के कंसर्न्स का रिगार्डिंग टेररिज्म या माइनॉरिटीज या अलग थिंग्स हैं, सो दे कैन अचीव इट। हर्डल्स आना शुरू हो जाएंगे, ये पॉलिटिकल अपोजिशन विद इन इंडिया। सॉरी गाइस, थोड़ी तबीयत नासाज है। तो यू कैन सी प्रोज एंड कॉन्स ऑफ दीज मैटर्स। और वे फॉरवर्ड को अगर आपको करना है तो कैसे करोगे आप, सबसे पहले एस्टेब्लिशिंग करो इनफॉर्मल लिंक्स विद द तालिबान गवर्नमेंट के साथ,
कि भैया वो न्यू दिल्ली के साथ एक स्ट्रांग और एक पोजीशन और एक इंश्योर रिलेशन एसेट्स के साथ, इन्वेस्टमेंट के साथ क्या करें, मजबूती के साथ एस्टेब्लिश करें। उसके बाद ब्रॉडर डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट होना चाहिए, इंडिया को कंसीडर करना चाहिए, दे शुड कंसीडर अपॉइंटिंग ए स्पेशल एनवॉय, दे आर डेडिकेट टू अफगान रिकॉन्सिलेशंस। तीसरा, डेवलपमेंटल एंड ह्यूमैनिटेरियन ऐड होनी चाहिए, भैया डेवलपमेंटल और मानवता के हिसाब से सहायता मिले। यानी कि अगर कंटिन्यूअल देखा जाए, द कंटिन्यू लेवल ऑफ वायलेंस एंड द इम्पैक्ट ऑफ द कोरोना वायरस ऑन ऑफ द अफगान इकोनॉमी, इंडिया इकोनॉमी एंड शुड एक्सपेंड इस डेवलपमेंटल असिस्टेंस। तो इंडिया को डेवलपमेंट में, उनके ह्यूमैनिटेरियन एड में सपोर्ट करना चाहिए। सो यू कैन पुट फॉरवर्ड द तालिबान इनटू द दिल्ली। तो तालिबान और दिल्ली के बीच में क्या है, एक अच्छा बॉन्ड बन जाएगा, एक अच्छा रिलेशन बिल्डअप हो जाएगा। दूसरा है वर्किंग विद एंड थ्रू अदर्स। आपको कैसे वर्किंग करना है ये समझो। इंडिया को चाहिए कि दे लुक द ब्रॉडन, बड़ा विशाल एंगेजमेंट, ईरान, रसिया, एंड दे कैन एक्सप्लोर द अपॉर्चुनिटीज फॉर कॉपरेशन विद चाइना एंड कॉमन ग्राउंड विद द यूएसए, अफगानिस्तान फ्यूचर एंड ऑल. So now this engagement, it should include investing in a wider diplomatic way. So now you can see the area of convergence and working with the through other relations like Iran, Russia and all other things. You can read out down the conclusion between the India and Afghanistan. India needs a long-term strategic approach toward Afghanistan, like waves politically, economically, military and diplomatic dimensions and other things. And they have based on the clear-cut understanding of India's strategic goals in the region, and they have highly trusted on that note. So the bilateral relation between India and Afghanistan should be complete and they can reconcile from the Afghanistan. Can Taliban achieve international recognition? There is a big question in this. So during the last period of Taliban rule, only a handful of countries such as Pakistan recognized their government. सिर्फ पाकिस्तान ही ऐसा कंट्री है जिसने सिर्फ तालिबान की गवर्नमेंट को रिकॉग्नाइज किया। So now Taliban achieve international recognition, so you can find out your opinion. But the control is more widespread now, and foreign जो officials हैं, they have been dealing with Taliban representative for some time. There are several factors will determine whether Taliban can gain international recognition or not. First one, formation of a more inclusive leadership. Second, respect for इंटरनेशनल कमिटमेंट, ऐसा नहीं है कि कोई कमिटमेंट किया उसको ब्रेक कर दिया। प्रिवेंशन ऑफ इंटरनेशनल टेररिस्ट ग्रुप, रोकथाम होनी चाहिए कि भैया अफगानिस्तान की धरती को यूज करके जो इंटरनेशनल ग्रुप है लाइक अलकायदा, हक्कानी ग्रुप, वो और जगह पर टेररिज्म ना फैलाना शुरू कर दें। सो देयर इज ए बिग चैलेंज फॉर तालिबान गाइस। तो आई होप आप सबको समझ रहे होंगे, मैं समझा पा रहा हूँ, आपको अपनी बात रख पा रहा हूँ। सो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कमेंट्स करते रहिएगा एंड बने रहिएगा हमारे साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।